वेलकम स्टूडेंट्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम देखने वाले हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। ये नेशनल इनकम एनालिसिस चल रहा है। आज मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं कि सिटीजनशिप और नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री में क्या अंतर होता है, जिससे आपको नेशनल इनकम समझने में मदद हो। चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री होता क्या है। वी कॉल all those individuals and institutions who generally live in one country and whose economic interest is concentrated in that country, that is called normal resident of a country। ध्यान दें, नॉर्मल रेसिडेंट कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। शर्त क्या है, उसकी कंडीशन क्या है कि वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में होगा तभी हम उसे उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे। When we talk of the normal resident, we do not distinguish between resident and non-resident। जब हम नॉर्मल रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, हम उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टिंग्विश या डिफरेंस नहीं करते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है, जबकि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये सिटीजनशिप के ऊपर बेस है, जबकि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर बेस है नॉर्मल रेसिडेंट। फिर आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू बी ए नॉर्मल रेसिडेंट, ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन डज नॉट हैव टू बी ए रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ध्यान दे कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट कब बनेगा, अगर उसके पास मान लीजिए इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है तो भी हो सकता है वो भारत का क्या बन जाए, नॉर्मल रेसिडेंट। उसके लिए सिटीजनशिप होना जरूरी नहीं है। बट द मेन थिंग इज दैट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन विच कंट्री। जिस कंट्री में उस पर्सन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट बनेगा, भले ही वो सिटीजन किसी भी देश का हो। द कंट्री इन विच देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विल बी कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द सेम कंट्री। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिटीजनशिप अलग चीज होती है, नॉर्मल रेसिडेंट अलग चीज है। सिटीजनशिप किसी भी देश की हो सकती है। मान लीजिए कोई अमेरिका का सिटीजन है लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है इंडिया का, या इंडिया का कोई सिटीजन है वो नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है अमेरिका का। तो ये पॉसिबल है। ये किस पे बेस्ड है फिर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस देश में है उस पर्सन के, उस पे डिपेंड करता है कि वो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देयर आर मेनी पीपल हु हैव पासपोर्ट्स एंड सिटीजनशिप फ्रॉम इंडिया बट वर्क इन द अमेरिका। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है, सिटीजनशिप है, लेकिन वो वर्क कहाँ करते हैं, फॉरेन में करते हैं, जैसे अमेरिका में करते हैं। ही हैज बीन वर्किंग देयर फॉर मैनी ईयर्स, और अमेरिका में कई सालों से वो काम कर रहे हैं। ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ द अमेरिका, लेकिन वो अमेरिका के सिटीजन नहीं है, बट ए नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द अमेरिका। लेकिन वो अमेरिका के क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट जरूर है। क्यों है? बिकॉज हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर इन द अमेरिका एंड ही विल नॉट बी included in the category of normal resident of India even if he is a citizen of India। तो हमने देखा कि उस व्यक्ति के, उस पर्सन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है अमेरिका में। तो अमेरिका में इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने की वजह से उसको हमने क्या माना है, अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट। भले ही वो इंडिया का सिटीजन हो लेकिन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। वो कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, अमेरिका का, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, अमेरिका में, और वो 1 साल से ज्यादा वहां रह रहा है। ये सबसे बड़ी कंडीशन है, 1 साल से ज्यादा अमेरिका में रहा हो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका में हो, तब जाके हम उसको ऐसा कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। ये देखिए, यूज ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री या नॉर्मल रेसिडेंट, ये कहां यूज होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम। जब डोमेस्टिक इनकम का कैलकुलेशन करना हो तो डोमेस्टिक टेरिटरी शब्द का यूज करते हैं। जैसे जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी और एनडीपीएफसी निकालना हो तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी में निकालेंगे। वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम सच एज जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। और अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी हो तब हम नॉर्मल रेसिडेंट को चूज करते हैं। जैसे जीएनपीएमपी निकालनी हो या कोई भी कॉन्सेप्ट निकालना हो नेशनल इनकम का, जिसमें हम नेशनल इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम नॉर्मल रेसिडेंट यूज करते हैं। और जब डोमेस्टिक इनकम निकालने की कोशिश करते हैं तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी यूज करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं।
तो देखते हैं हु आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। तो इसको क्लियर कर लेते हैं अब। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट कैन इंक्लूड बोथ द इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशन। तो नॉर्मल रेसिडेंट कोई पर्सन हो ये जरूरी नहीं है, कोई पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। इफ ए पर्सन लिव्स इन ए कंट्री फॉर मोर देन 1 year, his economic interest is considered to be vested in the same country and he is considered to be a normal resident of the same country। तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या कि ऐसा पर्सन जो किसी देश में मोर देन 1 year से रह रहा हो, 1 साल से ज्यादा रह रहा हो और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उस देश में है, तब जाकर हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे। कौन सी दो कंडीशन? कि 1 साल से ज्यादा रह रहा हो उस देश में, साथ में उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां हो, तब जाके हम उसे क्या मानेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए दोज रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु वर्क इन फॉरेन एम्बेसीज और फॉरेन हाई कमीशन ऑफिसेज इन इंडिया विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दे, दोज रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसे सभी सिटीजन इंडिया के हु वर्क इन फॉरेन एम्बेसीज, जो फॉरेन एम्बेसी में काम करते हैं, फॉरेन हाई कमीशन ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन वो फॉरेन जो हाई कमीशन ऑफिस है या एम्बेसी है वो कहाँ है? इंडिया में है। ध्यान रखना, ये सब इंडिया में है और उसमें जो ये काम कर रहे हैं हमारे रेसिडेंट ऑफ इंडियन, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मानेंगे। ध्यान दें, कोई फॉरेन एम्बेसी है इंडिया में है तो उसमें जो इंडियंस काम करेंगे उन्हें हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे और उसे नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। डोमेस्टिक इनकम में नहीं, नेशनल इनकम में इंडिया की। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस वर्किंग इन द जापानीज एम्बेसी इन इंडिया एंड द हाई कमीशन ऑफ कनाडा विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई मान लीजिए भारत में जापानी एम्बेसी है, दूतावास है जापानी एम्बेसी, ठीक है, और एक है हाई कमीशन है कनाडा का, उसमें इंडियंस जो काम कर रहे हैं उन्हें हम इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और उन्हें हम क्या मानेंगे? रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल जापानीज पीपल वर्किंग इन द जापानीज एम्बेसी एंड दोज फ्रॉम कनाडा वर्किंग इन द हाई कमीशन ऑफ कनाडा विल नॉट बी कंसिडर्ड नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब ध्यान दें कि जो इंडियंस थे उनको तो हमने रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लिया, लेकिन जापानी एम्बेसी में काम करने वाला कोई जापानी है या कनेडियन हाई कमीशन में काम करने वाला कोई कनाडा का है, तो वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कुछ कंडीशंस है जिसको हमको देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, the International Labour Organization, etc. are not considered to be normal resident of the country in which they are located. जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है इंटरनेशनल, वो किसी कंट्री में है, इस बेस पर हम उसे उस कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। ठीक है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन जिस देश की है ना, असल में वो उसी देश की नॉर्मल रेसिडेंट रहेगी, भले ही उसकी ब्रांच भारत में है मान लीजिए, तो हम उसे भारत की नॉर्मल रेसिडेंट में इंस्टीट्यूट को काउंट नहीं करेंगे। बट पीपल फ्रॉम कंट्रीज हुज वर्क इन दीज ऑर्गेनाइजेशन आर लेस देन 1 year विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। लेकिन इन इंस्टीट्यूट में जो लोग काम कर रहे हैं 1 साल से कम, ध्यान रखना लेस देन 1 year अगर काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम उन देशों का नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे। मान लीजिए कि हमारे देश में कोई WHO का ऑफिस है, उसमें अगर कोई काम कर रहा है लेस देन 1 year, ठीक है, और वो है मान लीजिए अमेरिका का सिटीजन, तो वो हमारे उसमें नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, हमारा रेसिडेंट नहीं हुआ, बल्कि वहां कहां का हुआ? वो अमेरिका का ही माना जाएगा क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है। ठीक है ना, और हमारे यहाँ लेस देन 1 year वर्क कर रहा है, तो जब लेस देन 1 year वर्क होगा हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। इंपोर्टेंटली, इफ ए नॉन रेसिडेंट वर्क in these institutions for more than 1 year, he will be considered as normal resident of the same country in which these institutions are established. लेकिन मान लीजिए हमारे देश में ये है WHO का कार्यालय, ठीक है, ऑफिस है, इसमें अगर कोई 1 साल से ज्यादा, ध्यान देना 1 साल से ज्यादा कोई अमेरिकन, कनाडियन या रशियन कोई भी वर्क कर रहा है 1 साल से ज्यादा, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा क्योंकि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट फिर हमारे देश में माने जाएंगे। तो अगर 1 साल से ज्यादा है तो हमारे देश का माना जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट, अदरवाइज वो अपने अपने देशों के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे।
फिर उसके बाद देखते हैं सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री हु लिव अब्रोड बट हैव लिव्ड देयर फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 year एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन इंडिया शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए कोई सिटीजन है भारत का, वो विदेश में रहता है, ठीक है, लेकिन वो 1 साल से कम के लिए विदेश में रहता है, फॉरेन में रहता है, तो उस केस में उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के लिए ही माने जाएंगे और वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा और इसकी इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, क्योंकि जो भी नॉर्मल रेसिडेंट होंगे उसे हम उनकी इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। फिर है वर्कर्स वर्किंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री और दोज हु क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री एवरी डे एंड गो टू अनदर कंट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड कम बैक इन द इवनिंग विल आल्सो बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें भी देखिए, जैसे हमारा नेपाल का बॉर्डर है, हमारे कुछ वर्कर्स हैं, जो हमारे कुछ सिटीजन्स हैं जो डेली नेपाल में उसके लिए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और सुबह मॉर्निंग में जाते हैं और इवनिंग में आ जाते हैं। कई बॉर्डर्स हैं जहां हमारी ओपन बॉर्डर है, तो हम उसमें यहाँ हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं वो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरी कंट्री में जाके शाम को वापस आ जाते हैं। तो उस केस में भी जो लोग बॉर्डर को क्रॉस करके जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो उन्हें हम हमारे ही देश का नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश के लिए ही माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है फॉरेन ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे आर सिटीजन नॉट ऑफ द कंट्री इन विच दे वर्क। अब अगर भारत का कोई ऑफिशियल है, मान लीजिए कोई डिप्लोमेट है जो, और या मान लीजिए सिक्योरिटी फोर्सेज है किसी दूसरे देश में गई हुई है, तो भी वो भारत की ही क्या मानी जाएंगी, नॉर्मल रेसिडेंट। अगर भारत से कोई भी फॉरेन ऑफिशियल गया हुआ है फॉरेन में, या डिप्लोमेट गया हुआ है फॉरेन में, या सिक्योरिटी फोर्सेज के मेंबर्स गए हुए हैं फॉरेन में, तो भी वो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट ही माने जाएंगे, भले ही वो वहां रह रहे हो, ठीक है। फिर है आगे, just as the soldiers, officers and members of the Indian Peace Army in Sri Lanka will not be considered normal resident of Sri Lanka but of India itself। अब इस केस में ध्यान दे, मान लीजिए हमारी इंडियन आर्मी है जो श्रीलंका में है, तो वो श्रीलंका में रह रही है भले ही, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे ही देश के लिए माना जाएगा, ये ऐसा माना गया है, तो उसको हम क्या मानेंगे, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे, उसे श्रीलंका का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ऑल फॉरेन टूरिस्ट हु हैव कम टू स्टडी, टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट, टू एंगेज इन ए कॉन्फ्रेंस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड हैव स्टेड इन दैट कंट्री फॉर लेस देन 1 year विल बी कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड नॉट ऑफ द कंट्री इन विच दे हैव बीन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान दे, कोई भी मेडिकल टूरिज्म के लिए आया है भारत में, या कॉन्फ्रेंस के लिए आया है, या स्पोर्ट्स के लिए आया है, उन सबको उसी देश का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा जिस देश के हैं वो। अगर 1 साल से कम के लिए वो इंडिया आए हैं तो उन्हें हम अपने देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पीपल गोइंग फॉर ट्रीटमेंट इन द यूएस, स्पोर्ट्स पर्सन गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स, इंडियंस हु हैव गॉन टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस अब्रोड एटसेट्रा विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत से अगर कोई भी ओलंपिक में जाता है या स्पोर्ट्स में जाता है, कहीं भी जाता है, ट्रीटमेंट के लिए जाता है, 1 साल से कम के लिए जाता है, तो उसे हम हमारे ही देश का क्या मानेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। तो सारी की सारी कहानी कहां आके रुक गई कि जब तक कोई पर्सन या इंस्टीट्यूट 1 साल से ज्यादा किसी देश में नहीं रहे, तब तक हम उस देश का उसे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। यहाँ सिटीजनशिप का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन हो लेकिन वो इंडियन रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो इंडिया का। किस केस में, कि मान लीजिए वो इंडियन सिटीजन तो है लेकिन वर्क करता है अमेरिका में और रहता है अमेरिका में है और 1 साल से ज्यादा से रह रहा है वो, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का होगा, अमेरिका का, भले ही वो सिटीजन इंडिया का हो। एम्प्लॉयज ऑफ फॉरेन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, seasonal employees and business passengers who have stayed in a country for less than 1 year are considered to be normal resident of their country of origin। कोई एम्प्लॉय है फॉरेन शिप्स में
जो विदेशी जहाज होते हैं ना, हमारे फॉरेन शिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, कोई सीजनल एम्प्लॉयज होते हैं या कोई बिजनेस पैसेंजर जो बिजनेस डील करने गए हुए हैं और दूसरे कंट्री में अगर 1 ईयर से कम रहते हैं, ध्यान रखना लेस देन 1 ईयर है, तो उसे हम हमारे ही देश का क्या मानेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। जब तक वो 1 वर्ष से ज्यादा, जब तक वो मोर देन 1 ईयर नहीं रुकेंगे किसी कंट्री में, तब तक हम उसे हमारे ही देश का क्या मानेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। और जैसे ही वो 1 ईयर से ज्यादा हुआ तो उसे उस देश का हम नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।